नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे 1937 के चुनाव की पृष्ठभूमि और किस तरीके से ये चुनाव संपन्न होते हैं। ये जो 1935 का अधिनियम आया था उसके तहत ये चुनाव होने थे। इससे पहले कि मैं बहुत सारे टॉपिक हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, 1935 का अधिनियम, ये सारी चीज़ें हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 1937 के चुनाव की पृष्ठभूमि और उसमें किस तरीके से काम होता है। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो खोला है तो थोड़ा इस पर समय अवश्य दें। तो चलिए, गांधी जी के हरिजन अभियान ने समाज के लगभग हर वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया था। जो गांधी जी ने अपना हरिजन अभियान चलाया था, जिसमें छुआछूत और अस्पृश्यता के वो बिल्कुल विरोधी थे, उस पर उन्होंने अपना अभियान चलाया था। तो उससे हुआ क्या था, समाज का हर तबका उनसे जुड़ गया था। क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन चल चुके थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन चला था। तो ये सारे जितने जो आंदोलन थे, इनसे ना एक कैसे हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर कितने लोगों को अपने साथ लिया था। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार उनके काम जारी थे। तो उसके बाद उन्होंने जो अपना आंदोलन चलाया था कि अब हम हरिजनों के उत्थान के लिए करेंगे ये काम। क्यों इनको ऐसा लगा था? क्योंकि जो सांप्रदायिक पंचांग बनाया गया था, या जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसमें पूरा इस तरीके का बना दिया था कि दलित वर्ग जो है उसको हम हिंदुओं से पृथक कर देंगे। ये थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि है, बाकी आप पूरा वीडियो डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लें। तो इस तरीके के ये सारे काम चल रहे थे। उसी के साथ इन्होंने हर वर्ग को अपने साथ ले लिया था। लेकिन फिर भी कुछ उच्च वर्ग के लोग गांधी जी के इस अभियान से सहमत नहीं थे। ये बात हम सभी जानते हैं कि आज का समय हो या पहले का समय हो, जो रजवाड़े रहे होंगे या जो उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि निम्न वर्ग के लोग हमारे साथ उठे बैठे, या जो छुआछूत का गांधी जी का पूरा अभियान चलाया गया था उसके समर्थन में ये लोग नहीं थे। इन सब के बाद ये जो सारी चीज़ें पिछली घटनाएं घट रही थी, सरकार का दमन चालू था, उधर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी। इन सब के बाद जब 1935 का अधिनियम आया तो उस समय पर यह बात आई कि आगे की रणनीति अब क्या करनी है। ये सभी कांग्रेसियों को इस बात पर विचार करना था, किस प्रकार से ये कार्य करेगी। 1935 के अधिनियम के तहत होने वाले 1937 के आगामी प्रांतीय चुनाव में किस प्रकार अनुगमन किया जाए, मतलब किस प्रकार आगे की रणनीति बने और किस प्रकार हम उसमें भाग लें। अब इसमें दो चरण हैं, लोगों की अलग अलग विचारधाराएं थी, वो सभी इसमें रखी गई। जैसे कि इस पर दो चरण में व्याख्याएं आई। पहला था, जो शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो तरीके की विचारधाराएं तो पहले से ही थी, परिवर्तनवादी और एक परिवर्तन विरोधी। तो जो परिवर्तनवादी थे वो चाहते थे कि ठीक है, जो काम चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे, और जो परिवर्तन विरोधी थे वो चाहते थे कि हम सत्ता में भागीदार बने, मतलब हम आगे का कुछ काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें दो अवधारणाएं थी। तीसरी अवधारणा एक और सामने आई थी, इसमें मैं बता चुकी हूँ। पहले तो दो पुरानी विचारधारा को ही मानकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। एक चाहते थे कि हम सेम टू सेम काम, जैसा गांधी जी की नीतियां हैं और जैसा उन्होंने शुरू में बनाया है, हम उसको वैसे ही जमीनी लेवल से पूरा उठा के चलें। और दूसरे में लोग ये चाहते थे कि हम सत्ता में भाग लें, और हम वहाँ से जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ हैं उनको हम अंदर से खोखला करें, अंदर से उनको कमज़ोर बनाएं। तो ये उनकी रणनीति थी। इसी विचारधारा के साथ एक और नई विचारधारा आई, जिसके लोग थे नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसका कौन नेतृत्व कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने गांधी जी की संघर्ष का विरोध किया। इसका मतलब आप समझिए, गांधी जी क्या करते थे, आंदोलन शुरू करते थे, कोई सिचुएशन अगर होती थी या किसी भी बात पे सामंजस्य बन जाता था ब्रिटिश सरकार से, तो उसे रोक देते थे, और फिर से जब सिचुएशन खराब होती थी या दमनकारी नीतियाँ ज़्यादा होती थी तो उसके बाद वो वापस से संघर्ष करना शुरू कर देते थे। तो इसका किसने विरोध किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी जगह पर इनका क्या मानना था? अब ये मानते थे कि संघर्ष करो और विजय करो, मतलब तब तक आप संघर्ष करते रहो जब तक कि आपको विजय ना मिल जाए। तो ये इस तरीके की इनकी अपनी विचारधारा थी। और तमाम गतिरोध होने के, अब ये सारी जो चीज़ें चल रही थी, विचारधाराओं का मतभेद हो रहा था, जो एक दूसरे के विचारों से लोग सहमत नहीं थे। जब एक ही कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी उस टाइम पर जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, अगर कांग्रेस टूटती या कांग्रेस में ऐसा कुछ खोखलापन दिखता तो उसका सीधा सा फायदा ब्रिटिश सरकार उठाती, और वो यही चाहती थी, किसी भी तरीके से वो कांग्रेस को तोड़ना चाहती थी।
तो ये जो जितने भी गतिरोध थे, इन तमाम गतिरोध के होने के बाद भी गांधी जी किसी प्रकार से भी कांग्रेस का विभाजन नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो गलती 1905 में हुई, 1907 में हुई है, वो दोबारा किसी भी तरीके से हो। तो ये विभाजन को बचाना चाहते थे और चाहते थे कि ठीक है, अगर जो लोग सत्ता में भाग लेना चाहते हैं वो सत्ता में भाग ले लें, हमें इससे कोई मतलब आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका एक मन की जो बात होती ना, अंदर से किसी की इच्छा, उनकी बिल्कुल इच्छा थी कि हम सत्ता में भाग ना लें। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए बात तो मान ली, लेकिन मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में हुआ। कहाँ हुआ था? पटना में। चुनाव में भाग लेने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था। यहाँ पर गांधी जी थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे की रणनीति को हम किस प्रकार से तय करें और किस प्रकार से हम तीनों लोगों के साथ सामंजस्य बनाएं। जो तीन विचारधाराएं निकली हैं, उन तीनों विचारधाराओं में किस तरीके से सामंजस्य बने, और किसी का वो समर्थन भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि बजाय हम अपना किसी के ऊपर नैतिक दबाव दें, क्योंकि गांधी जी का दबदबा तो था ही। गांधी जी अगर कोई बात को बहुत फोर्स से कहते या किसी चीज़ को कहते तो लोगों को जबरदस्ती हो सकता मानना पड़ता। तो गांधी जी किसी पर नैतिक दबाव नहीं बनाना चाहते थे और इसी के कारण इन्होंने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी ने कब मतलब इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने कब अध्यक्षता मतलब कब ये शामिल हुए थे, कब अध्यक्षता की थी। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब से जो बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं, इनके बारे में आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं। और बाकी जो पीछे से और भी क्वेश्चंस उठते हैं, उनके लिए आपको एक अपनी नोटपैड तैयार करना चाहिए इस तरीके का। आप उन्हें लिखते रहें ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप बस एक सरसरी नज़र से देखें और आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। देखिए, सीधी सी बात है, कोई आपको कितना भी पढ़ा लेगा, लेकिन अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आपने अपनी समझ उन चीज़ों में नहीं दिखाई है, तो शायद आपको पढ़ाई का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस वीडियो से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवन इससे क्या, कोई भी वीडियो आप सुन लेंगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप अपनी मेहनत करेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये गांधी जी की पूरी पृष्ठभूमि चल रही, गांधी जी की जो पीछे सोच चल रही थी वो यही कि मैं किसी पे नैतिक दबाव नहीं बनाना चाहता, जो ये लोग चाह रहे हैं वो इन लोगों को करने दिया जाए। और वो क्योंकि वो किसी को रोकना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये जितने डिटेल में मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, ये अगर आप ध्यान से सुन लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको मेंस के एग्जाम के लिए बहुत सहायता करेंगे। प्री में शायद आपको फैक्चुअल्स थोड़ा कम लगे, लेकिन अगर आप मेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ से। तो नैतिक एक क्या है ना, कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट के बाद ही आप कोई चीज़ लिख पाते हैं। तो मेन मतलब मेरा ये मतलब जो मैं सोचती हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार बन गया तो शायद आप अच्छे से अच्छा अपने हिसाब से लिख पाएंगे। तो 1934 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए कांग्रेस चुनाव हुए। उनमें कांग्रेस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटों पर जीत दर्ज की। तो ये एक अच्छा कांग्रेस का अचीवमेंट था। अब देखेंगे कि 1937 के चुनाव किस बिहाफ पे हुए थे। तो हुआ क्या था कि जब 1937 के चुनाव की घोषणा कर दी गई थी, और ये कब की गई थी? 1935 के अधिनियम में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस अधिनियम में कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। जो ये अधिनियम आया था 1935 का, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, उसे वहाँ से देख सकते हैं। उसमें कितने लूपहोल्स थे, कितनी चीज़ें थी, इसलिए भारतीय उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन यही भी जानती थी कि अगर हुआ क्या था उस टाइम पर, अगर वो 1935 का अधिनियम समझ नहीं आया लोगों को, मतलब ठीक नहीं लगा, 1937 के अगर चुनाव में वो आसानी से भाग ले लेते तो ये समस्या थी कि भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप में 1935 का अधिनियम पसंद आ गया। और क्योंकि दूसरी बात एक और थी, इस समय पर जनता आंदोलन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बहुत सारे सिनेरियोज थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उस समय पर, राजनीतिक उथल पुथल थी कि जनता उस समय पर आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। तो हुआ क्या कि इस अधिनियम का अगर हमने विरोध किया
विरोध किया जाए, अगर चुनाव में भाग ले लेंगे तो लगेगा जैसे मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से अधिनियम को मान लिया गया है। और एक चीज और भी थी, अच्छा ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि चुनाव में भाग ले लें और कांग्रेसियों को अगर बहुमत मिलता है तो फिर हम आगे क्या करेंगे, किस तरीके से हम अपनी मतलब जो आगे की रणनीति है उस पर किस तरीके से काम करेंगे। तो ये भी चीज को लेके वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों लोगों में मतभेद वापस आ गया। ये जो टॉपिक है, ये जो शब्द है ना वामपंथी दक्षिणपंथी, देखिए वामपंथी का मतलब है जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं। ये इस तरीके की विचारधारा वाले लोग होते हैं, वो होते हैं वामपंथी। ये दोनों ही जो शब्द हैं ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आए थे, शुरू हुए थे। दक्षिणपंथी विचारधारा में होता है कि सामाजिक समता को अपरिहार्य और क्या होता है कि प्राकृतिक और सामान्य ये आवश्यक मानते हैं इस तरीके की चीजों को लेके, और धार्मिक पहचान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। दक्षिणपंथी जो होते हैं वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं जनरली। तो ये सारे, बाकी मैं इनको बाद में पूरे एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी ऐसे शब्द हैं जो यूज होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये सारी चीजें चल रही थी। उसी के बाद नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, सोशलिस्ट एवं साम्यवादी सत्ता में भागीदारी के समर्थन में नहीं थे। ये लोग कह रहे थे कि हम सत्ता में भाग नहीं लेंगे, और सत्ता में भागीदारी के समर्थकों का कहना था, जो लोग उसका समर्थन कर रहे थे उनका कहना था कि हम भी 1935 के अधिनियम का विरोध करते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में हमारे पास कोई भी और विकल्प नहीं है, क्योंकि हम आंदोलन शुरू कर नहीं सकते, ब्रिटिश सरकार का विरोध तो वैसे ही नहीं कर सकते। अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो बाकी और दल हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो लीग हो चाहे और भी दल हो, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से हमें भाग लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर भाई मध्यस्थता में सबके साथ बैठकर ये बात बनती है कि चलो ठीक है, हम सभी सत्ता में भाग लेंगे, और 1936 तक सभी सत्ता पक्ष में भाग लेने के लिए तैयार हो गए कि चलो सत्ता में भाग लिया जाएगा। 1937 के फैजपुर अधिवेशन में भागीदारी के मुद्दे को समाप्त कर दिया गया कि भाग लें या ना लें, इस मुद्दे को यही समाप्त कर दिया गया, और आगे चुनाव की रणनीति पर बात की गई कि किस तरीके से चुनाव में रणनीति बनेगी, और उस पर निर्णय लेने का फैसला किया गया। तो देखिए किस तरीके से पूरी चीजें बनी कि 1935 का अधिनियम आया, पसंद नहीं था, लेकिन समस्याएं क्या थी कि अगर हम भाग नहीं लेंगे तो और दल भाग लेंगे, वो आगे चुन के जाएंगे, और कांग्रेस जो इतने बड़े दल को रिप्रेजेंट कर रही है, इतनी बड़ी पार्टी है, वो पीछे हो जाएगी। और दूसरी बात एक और थी, आंदोलन नहीं कर सकते थे क्योंकि आंदोलन पहले भी इतने चल चुके थे और जनता इन चीजों से थोड़ा सा ऊब रही थी, एक तरीके से कह लीजिए, या उस चीज के फेवर में नहीं थी, तो उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए ये बनता है कि चलो भाई भाग लिया जाए। अब ये भाग लेने के बाद जब भी भाग लेंगे तो उसके पीछे रणनीति बनाई गई। अब रणनीति में बात होती है कि चुनावी घोषणा पत्र, हम क्या क्या काम करेंगे। भाई जब आप कहीं भाग ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं चुनाव के लिए, अभी भी होता है, कोई भी नेता होता है, किसी पार्टी का कुछ होगा तो वो पहले अपना बताते हैं ना कि हम क्या, मैनिफेस्टो देते हैं अपना कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या अभी है और क्या क्या हम करने वाले हैं। तो इसी तरीके का था, इसमें बताया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम का विरोध किया, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग करी गई। पहली बात क्या थी कि भाई हम 1935 के अधिनियम का विरोध करते हैं, इस बात को चुनाव में भाग लेने से मत रिलेट करिएगा कि हमने उसका फेवर कर लिया, पहली चीज। दूसरी बात ये, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। अब राजनीतिक बंदियों में बात ये आती थी क्योंकि जेलों में ठूस ठूस के भर दिया था लोगों को, चाहे वो काला कानून हो चाहे उसके बाद के कानून हो, इतने सख्त बना दिए गए थे कि लोगों को बेवजह कोई भी बात नहीं होती थी और उनको जेलों में भर दिया जाता था। जिन्होंने हिंसा करी है उनकी बात नहीं, जिन्होंने साधारण तौर पर भी कोई काम नहीं किया या कुछ गलत नहीं किया, उन लोगों को भी भर दिया जाता था जेलों में। कृषि की व्यवस्था में परिवर्तन किए गए, काफी कुछ किया गया। व्यवस्था में परिवर्तन ऐसे किए गए कि जो कर वगैरह थे उन पर थोड़ा सा कम दबाव डाला गया, कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा तरीके से वसूलती थी, उन तरीकों को कुछ ठीक किया गया। मजदूरों का विरोध प्रदर्शन का संगठन बनाने का वचन दिया। कहा गया इन्होंने कि हम ऐसा करेंगे कि भाई जो मजदूर वर्ग है उनके लिए हम कुछ काम करेंगे, उनके लिए भी कुछ हम विचार करेंगे, कृषि व्यवस्था में हम परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी चीजें आगे हम डिटेल में देख रहे हैं। चुनाव में जो अब चुनाव हुए तो चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इसमें असम, बंगाल, पंजाब,
सिंध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को छोड़कर शेष सभी में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। जो ये मैंने टिक लगाए हैं ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर कांग्रेस को 1937 के चुनाव में वो नहीं मिला था, मतलब चुनाव जो लड़ा था उसमें चुनाव में कहाँ पर इन लोगों को जो बहुमत था वो नहीं मिला था। तो ये आपको याद रखने हैं। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत को छोड़कर से सभी प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। असम, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। ये भी पूछा जाता है कि ये जो बोल रही हूँ ना, असम, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। ये भी पूछते हैं कि कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये एक अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री के लिए, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस अच्छे से मिलेंगे। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और प्लस आपको फैक्ट के साथ भी अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ हुई कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और नेहरू अब मानने लगे थे। अब इनको लगने लगा था कि जो संघर्ष और विजित वाली नीति है उसको नहीं, संघर्ष, समझौता संघर्ष की नीति सही है। बाद में ये इस चीज़ को मानने लगे थे जिसका ये पहले विरोध कर रहे थे। प्रांतों में कांग्रेस ने 28 माह तक शासन किया। यहाँ से कम ये 10 से 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप घटना चक्र उठा के देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो इसको ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा। कई बार यहाँ तक बच्चे पहुँचते भी नहीं हैं जो स्टार्टिंग में तैयारी करना शुरू करते हैं पहले दूसरी साल में, उनको पता भी नहीं होता है कि इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं और अच्छे से पूछे जाते हैं। तो केवल 28 माह तक शासन किया था और इसमें कुछ अब परिवर्तन जो किए गए थे उसके लिए देखते। नागरिकों की स्वतंत्रता जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी, उस पर भी काम किया गया। मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन एक बार आप बुक से उठा के जरूर इसे अच्छे से पढ़ें। 1937 के चुनाव के बारे में आप किताब उठाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए। स्पेक्ट्रम तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है। प्रेस पर प्रतिबंध के बारे में आपको पता है ना क्यों लगा देते थे? जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप देता था उस पर सीधी सी मोहर लग जाती थी कि प्रेस, मतलब ये चीज़ें हैं, सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं छापेगा। तो उन प्रतिबंधों को हटाया गया। हथियार वापस लौटाए गए। था क्या, ब्रिटिशर्स तो अपने पास हथियार रखते थे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था। तो उस पर भी काम किया गया और हथियार वापस लौटाए गए। क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी, सिर्फ धरना प्रदर्शन किया था या थोड़े बहुत ऐसे काम किए थे, तो उन सभी को क्या किया गया, रिहा कर दिया गया। बंबई में जब्त सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, भूमि को जब्त कर लिया गया था, तो उस भूमि को लौटाया गया। उस भूमि को अब क्या किया गया, लौटा दिया गया। कृषि में भी सुधार हुए। अब कृषि में सुधारों को देखेंगे। कृषि में जो सुधार हुए, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। ये पूछा जा सकता है कि 1937, अगर आप मेंस लिखेंगे कभी और ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1937 के चुनाव का क्या इम्पैक्ट पड़ा और किस तरीके से उनके प्रभाव लिखिए या उसके परिणाम लिखिए, तो उन चीज़ों में ये आपको बहुत काम आएगा। तो कृषि सुधार हुए थे, उस सुधारों में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। फिर भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाए क्योंकि संसाधनों का अभाव था। ये सीधी सी बात थी, ब्रिटिश सरकार के अंदर ही सरकारें काम कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा बदलाव मुश्किल था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और इसके पीछे है ना बदलाव हो पाने की, रियासतें, जो देसी रियासतें थी वो सब अपने अपने इंडिविजुअली तरीके से काम करती थी। उनका अपने तरीके से लगान लेना, अपने तरीके से काम करना, कौन ब्रिटिश सरकार के फेवर में है, ये सब उनके ऊपर छोड़ा गया था। तो वो अपने हिसाब से काम करती थी और संसाधन का अभाव तो था ही, इसलिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाए। मंत्रिमंडल के पास अधिकार भी सीमित थे, मतलब एक तो संसाधन कम और ऊपर से उनके पास जो अधिकार थे वो भी कम। अब आप ये सोचो, आज के समय में कोई सरकार बने, उसके पास संसाधन भी कम हो और अधिकार भी अगर सीमित हो, तो वो चाह के भी बहुत सारे काम नहीं कर पाएगी जो जनता के लिए फेवर में हो। तो यही उस समय की कोई सिचुएशन रही होगी। और सभी वर्गों के साथ सामंजस्य बिठाना भी बहुत कठिन होता है। जब भी आप किसी सत्ता में होंगे तो सभी वर्गों को आपको एक साथ लेना बहुत मुश्किल होता है।
तो कुछ समय बाद ही 1900 हुआ क्या था, ये सारी चीजें चल रही थी और उसी कुछ थोड़ी टाइम बाद 1938 के लगभग क्या हो गया, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। मतलब हर तरीके से एक ऐसा लगने लगा था कि अब एक युद्ध होने वाला है और इसमें बहुत सारी जो महान शक्तियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये सारी चीजें हो गई थी। मजदूर वर्ग के लिए भी कार्य किए गए, इनके हितों तथा औद्योगिक क्रांति की स्थापना की गई। तो बहुत सारे काम मजदूरों के लिए भी किए गए। समाज कल्याण संबंधी भी कुछ कार्य किए गए, जैसे इसमें किया गया कि जो शराब था उसको निषेध कर दिया गया। मंदिरों में प्रवेश के लिए कार्य किए गए। ये एक अच्छा सा टॉपिक है, अगर आप देखेंगे किसी भी बुक में पढ़िएगा, क्योंकि केरल वगैरह साइड पहले क्या होता था कि दलित वर्ग को मंदिरों में जाने के लिए प्रवेश की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, वो नहीं जा सकते थे। तो उस तरीके के कार्यों के लिए भी ये चीज़ इसमें कांग्रेस ने उस समय पर काम किया। प्राथमिक तकनीकी उच्च शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा पर जोर देने का मतलब प्राथमिक और तकनीकी ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जिससे लोगों को कुछ सीखने के साथ साथ वो कुछ समाज के जो समाज के लिए उपयोगी चीज़ें हों या प्रोडक्टिव तरीके की पढ़ाई कराएगी। मतलब इस तरीके का बताया गया कि हाँ, जो शिक्षा है राष्ट्रीय शिक्षा, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी और बहुत सारी चीज़ों में इन्हीं जो चीज़ें हैं इन पर कई तरीके के काम किए गए और इनको प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय योजना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1938 में वो कौन थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, पहला क्वेश्चन। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था, तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप बहुत डीपली और वाकई अगर अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना बहुत अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया, एक दो बार वीडियोस देख लिए, हो गई पढ़ाई, ऐसा नहीं। आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, तभी आपको एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ये तो सारा पूरा मतलब 1937 के चुनाव के बारे में मैंने बता दिया। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे आपको उसका मूल्यांकन जरूर करना है। इससे जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, मेंस में कोई क्वेश्चन लिखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये बात आप गांठ मान लीजिए। तो मूल्यांकन में अब क्या था, अब ये सारी चीज़ें हो गई भाई, चुनाव में भाग लिया और इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो होगा क्या, जनता का मनोबल बढ़ेगा ना इससे। तो जनता में यह संदेश गया कि भारतीय समाज के लिए स्वशासन कितना आवश्यक है। जितने ये काम किए गए, जितने 28 महीनों की सरकार ने जो काम किए, वो भी एक सरकार के अंदर सरकार ने। तो सोचो अगर ये बिल्कुल स्वतंत्र सरकार होगी तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा और कितने काम कर सकेगी। तो इस तरीके का संदेश एक जनता में गया। मंत्रिमंडल ने भारतीयों के पक्ष में राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम किए। जो मंत्रिमंडल था बना हुआ था, उसने भारतीयों के पक्ष में बहुत सारे काम किए। मंत्रिमंडल ने सांप्रदायिकता को रोकने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार का भी भ्रम टूटा। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कहाँ ये इतना जीत पाएंगे और किस तरह इतना कुछ इनको शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये भी एक तरीके का भ्रम टूटा और कई हद तक ये कोशिश करी गई कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दिया जाए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के संकट के चलते 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, बिना भारतीयों की जानकारी और बिना भारतीयों की मर्जी के ये कह दिया गया था, जो बड़ी शक्तियां थी जिस तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा था, कह दिया गया था कि भाई भारत हमारे साथ है और भारत हमारे लिए लड़ाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में जब मैं पढ़ाऊंगी आगे तो उसमें भारतीयों ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम देखें। फिर आगे वो पूरा आंदोलन चलना वापस शुरू होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि उस समय तक ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये हमें सत्ता देने वाले हैं नहीं। और बाकी इनकी ऐसी मंशा कोई थी भी नहीं कि ये सत्ता देते, बस इन्होंने एक तरीके का कहते ना पुतला टाइप का बना लिया दिमाग में कि हाँ ठीक है, एक दिमाग में बनवा दिया लोगों के कि तुम अगर हमारा समर्थन करोगे हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा था नहीं और ना ही ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई मंशा थी। उस पर बहुत सारे टॉपिक हैं, आगे अभी डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक हिट कर देना, शेयर करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें
और ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। खुश रहिए, नमस्कार।